Hello everyone, welcome back to the channel. This is the second part of the unit 2 of CNI, that is colonial rule in India and its impact. तो हमारा जो पार्ट 2 का टॉपिक है वो है द आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, यूटिलिटेरियंस एंड मिशनरीज। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ सिविलाइजिंग मिशन। सिविलाइजिंग मिशन क्या है? तो सिविलाइजिंग मिशन एक ऐसा बिलीव था ब्रिटिशर्स का, वो उनका मानना था कि जो इंडियंस हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, बैकवर्ड हैं, इन्फीरियर हैं, वीक हैं और उनको वेस्टर्न गाइडेंस की ज़रूरत है। ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ क्लेम की कि ये उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वो इंडिया को सिविलाइज़ करें, इंडिया में एजुकेशन इंट्रोड्यूस करें, मॉडर्न लॉज इंट्रोड्यूस करें और इंडिया में साइंस और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें। ब्रिटिशर्स का मानना था कि कॉलोनियल रूल जो हमने इंडिया पे इस्टेब्लिश किया है वो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। मतलब जो हमने कॉलोनियल रूल इंडिया पे इस्टेब्लिश किया है उससे इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है, बल्कि ये हमारा मिशन है कि हम इंडियन सोसाइटी को इम्प्रूव करें, क्योंकि इंडियन सोसाइटी को वेस्टर्न गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि इंडियंस जो है वो अनसिविलाइज्ड हैं, बैकवर्ड हैं, वीक हैं, इन्फीरियर हैं, इसीलिए हम उनको जो है सिविलाइज़ करेंगे, उनको फॉरवर्ड लाएंगे, उनको सुपीरियर बनाएंगे। तो यही हमारा मिशन है। हमारा मिशन इंडिया को एक्सप्लॉइट करना नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी ये जो सिविलाइजिंग मिशन की जो आइडियोलॉजी है इसका यूज़ किया टू जस्टिफाई कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी एंड टू हाइड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और जो ब्रिटिशर्स इंडिया में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, जो वेल्थ वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे टू ब्रिटेन, और यहाँ से जो वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे लोगों से, तो इंडिया में जो भी वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उस चीज़ को छुपाने के लिए और अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये आइडियोलॉजी दी सिविलाइजिंग मिशन की कि भाई हम तो इंडिया को, इसीलिए हमने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया है क्योंकि हम उसे सिविलाइज बनाना चाहते हैं। उसके बाद है कि 18th और 19th सेंचुरीज़ में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका ऐसा मानना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। मतलब वो जो भी चीज़ करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होती है। वेस्टर्न एजुकेशन बहुत सुपीरियर है, वेस्टर्न कल्चर बहुत सुपीरियर है, वेस्टर्न लैंग्वेज बहुत सुपीरियर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो बिलीव था वेस्टर्न कंट्रीज़ का कि वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, इस बिलीफ को हम लोग यूरोसेंट्रिज्म बोलते हैं। तो यूरोपियंस क्या सोचते थे? यूरोपियंस का ऐसा मानना था, ऐसा कहना था कि उनका कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और क्रिश्चियनिटी जो है वो ट्रू रिलीजन है। मतलब वो इंडिया के जो रिलीजन्स थे उनको ऐसा दिखाते थे कि ये रिलीजन्स जो हैं ये फेक हैं, ये इन्फीरियर हैं। क्रिश्चियनिटी जो है वही सच्चा रिलीजन है और वही सुपीरियर रिलीजन है। वो अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, और इंडिया की जो लैंग्वेजेस थी, पर्शियन, संस्कृत एट्सेट्रा, हिंदी वगैरह, उन सबको वो काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर मानते थे। वो कहते थे कि ये हमारी ड्यूटी है, ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम एशिया और अफ्रीका को सिविलाइज़ करें। मतलब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड समझते थे और वो कहते थे कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम एशिया और अफ्रीका को सिविलाइज़ करें। तो इस तरह से वो अपना जो उनका कॉलोनियल रूल जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ था डिफरेंट कंट्रीज़ पे, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वो ये सिविलाइजेशन वर्ड का आइडिया जो है वो प्रपोज करते थे। नाउ देर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिविलाइजिंग मिशन। तो सिविलाइजिंग मिशन जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? मतलब सिविलाइजिंग मिशन के थ्रू ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे? तो वो अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको इंडिया में स्प्रेड करना चाहते थे। वो जो मॉडर्न लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करना चाहते थे इंडिया में। मॉडर्न लीगल इंस्टीट्यूशंस यानी कि मॉडर्न लॉज हो गए, मॉडर्न कोर्ट्स हो गए, तो इस तरह की जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया में प्रमोट करना चाहते थे। और कुछ ईवल प्रैक्टिसेस थी इंडियन सोसाइटी में, कुछ ईवल सोशल प्रैक्टिसेस थी जैसे कि सती प्रथा हो गई, तो इन सब चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते थे। और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे क्योंकि वो मानते थे कि क्रिश्चियनिटी जो है वो सुपीरियर है और एक ट्रू रिलीजन है, इसलिए वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे इंडिया में। और वो अपने ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करना चाहते थे ये दिखाकर कि जो बाकी वर्ल्ड है अदर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड, बाकी जो वर्ल्ड है वो अनसिविलाइज्ड है, वो वीक है, उसको वेस्टर्न गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे सिविलाइजिंग मिशन के। अब कुछ फीचर्स हैं सिविलाइजिंग मिशन के कि जब सिविलाइजिंग मिशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया बाय द ब्रिटिशर्स, तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्रपोज की, क्या क्या उन्होंने इंडिया में किया। तो क्या मानना था ब्रिटिशर्स का कि यूरोपियन कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, इंडियन कल्चर को वो कुछ नहीं समझते थे। उनका मानना था कि इंडियन कल्चर जो है सुपीरियर है, इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, इंडियन कल्चर जो है वो इन्फीरियर है और इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो इन्फीरियर हैं, और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो हमारा यूरोपियन कल्चर है, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। वो चाहते थे कि वो मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करें, लीगल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, मॉडर्न लीगल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना चाहते थे इंडिया में, कोर्ट्स हो गए, लॉज हो गए, डिफरेंट उन सब चीज़ों को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, जैसे कि विडो मैरिज। पहले क्या था इंडियन सोसाइटी में कि जो औरतें विधवा हो जाती थी उनको दोबारा शादी नहीं करने दी जाती थी,
और सती प्रथा के बारे में भी आपने सुना होगा कि अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड के फ्यूनरल पे ही जो वुमेन है उसको भी जला दिया जाता था। तो इस तरह की क्रूअल प्रैक्टिसेस थी, तो उनको इस तरह की क्रूअल प्रैक्टिसेस को जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ख़त्म करना चाहते थे। इसी चीज़ को हमने सोशल रिफॉर्म्स का नाम दिया है। और क्या करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, अपनी क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो इंडिया में स्टार्ट करना चाहते थे। काफ़ी सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भेजा क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करने के लिए, और वो चाहते थे कि इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन जो है वो स्प्रेड हो। अब कुछ एग्जांपल्स हैं सिविलाइजिंग मिशन की। तो पहली एग्जांपल है एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829। तो जो सती प्रथा है जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि जब एक वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो हस्बैंड के फ्यूनरल पे जो वुमेन थी उसको भी जला दिया जाता था। तो मतलब काफ़ी एक दर्दनाक तरीके की जो मौत है वो एक वुमेन को दी जाती थी ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो ये सती प्रथा को एबॉलिश करना चाहा ब्रिटिशर्स ने थ्रू देयर सिविलाइजिंग मिशन। तो ये जो सती प्रथा का जो एबॉलिशन है 1829 में एक एक्ट आया जिसने सती प्रथा को एबॉलिश किया। तो ये एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इंट्रोड्यूस किया, और इसको इंडियन जो हमारे थिंकर हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविलाइजिंग मिशन इज़ इंग्लिश एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, प्रमोटेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। तो जो थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले थे उनका एक डॉक्यूमेंट था जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्यूलेज मिनट। तो मैक्यूलेज मिनट में उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज किया 1835 में कि इंग्लिश एजुकेशन जो होगी वो इंडिया में एक मीडियम रहेगी हायर एजुकेशन का। मतलब इंडिया में जो हायर एजुकेशन होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, ना कि इंडियन लैंग्वेजेस में, ना कि संस्कृत में, ना कि पर्शियन में, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम रखा जाएगा हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। आफ्टर दैट विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में। अभी मैंने आपको बताया कि पहले अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस विडो को या तो सती प्रथा के थ्रू जला दिया जाता था, और अगर नहीं जलाया जाता था तो ऐसा बोला जाता था कि वो दोबारा अब शादी नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को भी ब्रिटिशर्स ने अपने सिविलाइजिंग मिशन के थ्रू बदला और विडो रीमैरिज एक्ट लाया 1856 में कि अभी जो विडोज़ हैं, जो विधवा औरतें हैं, वो दोबारा जो है अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकती हैं, शादी कर सकती हैं। इस चीज़ को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। रेलवेज़, तो रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया 1853 में। रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई और ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह इतना ट्रैवल नहीं कर पाते थे क्योंकि उस टाइम पे लोगों को या तो पैदल चल के जाना पड़ता था या फिर टांगे वगैरह हुआ करते थे। किसी किसी के पास गाड़ियाँ भी हुआ करती थी, लेकिन वो बहुत रेयरली हुआ करती थी। तो रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, लोगों के लिए ईजी हो गया, लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया, और ट्रेड भी जो है वो रेलवे से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई। और क्या किया गया, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो भी स्टार्ट की ब्रिटिशर्स ने अंडर देयर सिविलाइजिंग मिशन। तो पोस्टल सर्विसेज और टेलीग्राफ के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हुए। किसी को अगर चिट्ठी लिखनी है तो पोस्टल सर्विसेज जब आ गई तो आप अपने किसी रिलेटिव को या किसी फैमिली मेम्बर को जो कि आपसे दूर है उसको आप चिट्ठी लिख के अपनी बात जो है वो बता सकते थे। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इम्प्रूव हुई। अभी हमने देखा कि सिविलाइजिंग मिशन क्या है, हमने सिविलाइजिंग मिशन के ऑब्जेक्टिव्स भी देखे, फीचर्स भी देखे, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी, लेकिन सिविलाइजिंग मिशन का कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो क्या क्रिटिसिज्म है सिविलाइजिंग मिशन का? तो जो सिविलाइजिंग मिशन है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है बाय नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस। वो ऐसा मानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने ये सिविलाइजिंग मिशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ये उन्होंने इंडियन सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये चीज़ अपने ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने के लिए की। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी कि ब्रिटिशर्स का क्या मानना था कि उन्होंने क्यों कॉलोनियल रूल इंडिया पे एस्टैब्लिश किया है, ताकि वो इंडिया को सिविलाइज कर सकें। तो बस वही चीज़ जो है नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि थ्रू द सिविलाइजिंग मिशन ब्रिटिशर्स जो भी चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना कॉलोनियल रूल जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इंडियन सोसाइटी का वेलफेयर ब्रिटिशर्स की प्रायोरिटी नहीं है। तो क्रिटिसिज्म देखते हैं क्या है सिविलाइजिंग मिशन का। पहला है जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिशर्स क्या क्लेम करते थे कि वो इंडिया पे इसीलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि वो इंडिया के लोगों को सिविलाइज करना चाहते हैं। तो ये जो मॉरल जस्टिफिकेशन ब्रिटिशर्स ने दी कि वो इंडिया को सिविलाइज करना चाहते हैं, इसीलिए इंडिया पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस मॉरल जस्टिफिकेशन से कॉलोनियलिज्म को ऐसे दिखाया गया कि कॉलोनियलिज्म जो है वो एक नोबल और ह्यूमैनिटेरियन मिशन है। मतलब उन्होंने कॉलोनियलिज्म का जो रुख है वही बदल दिया। मतलब कॉलोनियलिज्म को हम लोग इंडियंस जिन पे ऑपरेशन हुआ, वो लोग कॉलोनियलिज्म को कैसे देखते हैं, एज पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या शो करना चाहा कि जो कॉलोनियलिज्म है वो एक नोबल और ह्यूमैनिटेरियन मिशन है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स ने क्या आर्ग्यू किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने से और मॉडर्न लॉज को इंट्रोड्यूस करने से वो लोग इंडिया की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप ब्रिटिशर्स की चालाकी समझ सकते हो कि वो इंडिया में जो भी चीज़ें कर रहे थे, इंडिया में वो चीज़ें ऑब्वियसली गलत ही थी फॉर द इंडियन पीपल, लेकिन बाकी वर्ल्ड को वो ये चीज़ शो कर रहे थे कि हम इंडिया में जो भी कर रहे हैं वो इंडियंस के लिए ही कर रहे हैं।
द सेकेंड क्रिटिसिज्म इज़ बिलीफ इन यूरोपियन सुपीरियॉरिटी। तो जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका क्या मानना था कि जो ब्रिटेन है या जो यूरोप है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, और जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एशिया जो है, अफ्रीका जो है, वो काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है और काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर है। तो ये जो भावना थी यूरोपियन सुपीरियॉरिटी की, इसको हम लोग एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो जो सिविलाइजिंग मिशन था वो ऐसा मानता था कि यूरोपियन कल्चर जो है, यूरोपियन रिलीजन जो है, यूरोपियन एजुकेशन और जो वैल्यूज़ हैं, वो इंडियन सिविलाइजेशन से ज़्यादा सुपीरियर है, कि जो इंडियंस हैं और इंडियंस की जो सिविलाइजेशन है, उनका जो कल्चर है वो इन्फीरियर है, और जो यूरोपियन कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। जो इंडिया के ट्रेडिशंस होते थे, इंडिया के रिचुअल्स होते थे, इंडिया में जो भी चीज़ें होती थी, ब्रिटिशर्स उसको कैसे डिस्क्राइब करते थे, यूरोपियंस उसको कैसे डिस्क्राइब करते थे कि ये तो बैकवर्ड है, इरेशनल है, अनसिविलाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जो जेम्स मिल है, जेम्स मिल नाम का जो थिंकर है, इसने क्या कहा कि इंडियन सोसाइटी जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है इन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिस्पाइट नेवर विजिटिंग इंडिया। ये बंदा जो है जेम्स मिल, ये कभी भी इंडिया में नहीं आया, लेकिन फिर भी इसने इंडियन सोसाइटी को इन्फीरियर बताया है। तो मतलब ये जब कभी इंडिया में आया ही नहीं, तो इसको कैसे पता कि इंडियन सोसाइटी कैसी है। तो द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज़ इग्नोर्ड इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो कर लिया कि ये इन्फीरियर है, वीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन ब्रिटिशर्स फेल हो गए इंडिया की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने में, इन फिलोसफी, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस। मतलब इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं उनको ब्रिटिशर्स ने साइडलाइन कर दिया, उनको यूरोपियंस ने साइडलाइन कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, लेकिन जो इंडिया की थोड़ी बहुत वीकनेसेस थी उसको उन्होंने पकड़ा और वही पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताया। इंडिया की काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी थी, उन चीज़ों को उन्होंने छुपा दिया। यूरोपियंस ने क्या बोला कि इंडियन सोसाइटी जो है उसको वेस्टर्न गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इसकी एग्जांपल है कि एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि नालंदा हो गई, तक्षशिला हो गई, और काफ़ी साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, जैसे कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट। तो इन सब चीज़ों को ब्रिटिशर्स ने काफ़ी इग्नोर किया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स थे। वहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे कि बुद्धिज़्म, फ़िलासफ़ी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी हो गया, लिटरेचर हो गया, मेडिसिन हो गया, और काफ़ी ज़्यादा फेमस स्कॉलर्स भी वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, जैसे कि जो ज़ुआन ज़ैंग थे, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। उन्होंने नालंदा में पढ़ाई की और उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा भी। आर्यभट्टा जो कि एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, ऐसा माना जाता है कि वो भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उससे एसोसिएटेड थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, जिस टाइम पे वो थी, एग्जिस्ट करती थी, उस टाइम पे वो इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से और साउथ ईस्ट एशिया से वहाँ आकर पढ़ते थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी जिसको धर्मगंज कहा जाता है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। उसके बाद अगर हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी ये आज के टाइम पे प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद के पास। यहाँ पे भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जाते थे, जैसे मेडिसिन, पॉलिटिक्स, फिलोसफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मिलिट्री साइंस, ग्रामर, मैथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, इंडिया से, सेंट्रल एशिया से, चाइना से, और भी जो रीजन्स हैं आसपास, वहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ के फेमस स्कॉलर्स हैं चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के ऑथर हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तक्षशिला जो है वो अपने हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जानी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि जब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की ब्रिटिशर्स से आने से पहले इतनी ज़्यादा रेपुटेशन थी, तो मतलब ब्रिटिशर्स इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। उन्होंने इंडिया की जो कुछ हद तक वीकनेसेस थी, जैसे कि सती प्रथा हो गया, विडो को दोबारा से शादी ना करने देना, इस तरह की जो कुप्रथाएं थी, जो ईविल प्रैक्टिसेस थी, उनको तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ईजिली जो है वो पॉइंट आउट किया और पूरी दुनिया में इस चीज़ का ढिंडोरा पीट दिया। लेकिन जो एक्चुअली इंडिया की जो अचीवमेंट्स थी उनको क्यों ब्रिटिशर्स ने छुपाए रखा और क्यों दुनिया के सामने जो है नहीं आने दिया। तो उन्होंने क्यों इंडिया की जो रिच कल्चरल हेरिटेजेस हैं उनको इग्नोर किया, ये भी एक क्रिटिसिज्म का पार्ट है। द नेक्स्ट इज टूल फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन की उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो किसका हुआ, ब्रिटेन का हुआ, उससे इंडिया का तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स और टेलीग्राफ्स वगैरह को डेवलप किया, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ों को डेवलप किया तो क्यों किया, अपने फ़ायदे के लिए किया। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज़ को डेवलप किया तो इसीलिए किया ताकि वो जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, ताकि वो अपनी जो ट्रेड है उसको एक्सपैंड कर सकें, अपना जो कंट्रोल है उसको स्ट्रेंथन कर सकें। और उन्होंने जब रोड्स वगैरह डेवलप किए तो वो भी इसीलिए किए ताकि वो रॉ मटेरियल्स को इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो मतलब कहने की बात ये है कि इंडियन वेलफेयर उनका गोल नहीं था, उनका गोल था सिर्फ अपने आप को बेनिफिट देना। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि जो रेलवेज़ हैं, रेलवेज़ ने हेल्प किया कि वो इंडिया से रॉ कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट करे टू ब्रिटेन, और बाकी रॉ मटेरियल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करें टू ब्रिटेन ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कल्चरल इंपीरियलिज्म। जो सिविलाइजिंग मिशन था उसका जो पर्पस था वो ये था कि इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ को वो इन्फीरियर दिखाना चाहते थे
अगेंस्ट वेस्टर्न आइडियल्स। तो ऐसा दिखाना चाहते थे कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हैं और जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर हैं। तो इंग्लिश एजुकेशन और मिशनरी एक्टिविटीज़ जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, इन सब चीज़ों ने इस चीज़ को इनकरेज किया कि इंडियंस जो हैं वो धीरे धीरे यूरोपियन कल्चर को एडमायर करना स्टार्ट कर दें और अपने कल्चर को जो है डिग्रेड करना स्टार्ट कर दें और अपने कल्चर को मतलब धीरे धीरे तरीके से भूल जाएं। इसकी एग्जांपल है कि मैक्यूले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, इट एम्ड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड थिंक एंड एक्ट लाइक द ब्रिटिश। तो मैक्यूले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस चीज़ का एम रखा गया कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स की तरह सोचेंगे, ब्रिटिशर्स की तरह एक्ट करेंगे और अपना जो उनका कल्चर है, अपना जो उनका अपनी जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको पूरी तरह से भूल जाएंगे। The next criticism is social reforms were politically motivated. Although reforms such as abolition of sati and promotion of widow remarriage were progressive, तो जैसा कि आपने देखा कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे एक्ट्स लाए, जैसे abolition of sati एक्ट लाया, widow remarriage एक्ट लाया। तो ये एक्ट मतलब चीज़ तो इससे अच्छी ही हुई, मतलब जिसका आउटकम आया वो तो अच्छा ही था। लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये जो एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, ये जो इविल प्रैक्टिसेस इंडिया से ख़त्म करने के लिए जो लॉज इंट्रोड्यूस किए, ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को मॉरली सुपीरियर दिखाना चाहते थे और अपनी जो लेजिटिमेसी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल, जब सती प्रथा को एबॉलिश किया गया 1829 में, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था कि इंडियन सोसाइटी से इविल प्रैक्टिस खत्म हो रही है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि हम लोग इंडियन सोसाइटी को सेव कर रहे हैं, हम लोग इंडिया के लिए मसीहा बनकर आए हैं, हम लोग इंडिया को जो है सिविलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो सोशल रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स इंडिया में ला रहे थे वो चीज़ें कुछ हद तक अच्छी थी, लेकिन थी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूटिलिटेरियंस। सो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जो मानती थी कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दें। सो यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हैं लिखी हुई, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब था कि ये जो यूटिलिटेरियंस थे ना, ये इस चीज़ में बिलीव करते थे कि सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि मैक्सिमम लोगों को जो है बेनिफिट दे। फॉर एग्जांपल, मान लो एक कंट्री है, उसमें सिर्फ 10,000 पीपल ही रहते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए एक पॉलिसी बनाती है जो पॉलिसी सिर्फ 9,000 लोगों को ही बेनिफिट दे रही है और बाकी की 1,000 लोगों को इतना बेनिफिट नहीं दे पा रही है। सो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियंस, ये जो पॉलिसी रहेगी जो कि 9,000 लोगों को ही बेनिफिट देगी और बाकी के 1,000 को नहीं देगी, वो इस पॉलिसी को एकदम अच्छा समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि यूटिलिटेरियंस जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की हैप्पीनेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के हित के बारे में बात करते हैं और जो लोग रह जाते हैं, मेजॉरिटी से हटके जो लोग होते हैं, उन पे इतना ज़्यादा फोकस जो है यूटिलिटेरियंस नहीं करते। सो ये यूटिलिटेरियंस का आइडिया था। जो ब्रिटिश यूटिलिटेरियंस थे वो ऐसा मानते थे कि इंडिया जो है वो बैकवर्ड है, उसको मॉडर्न लॉज की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। ब्रिटिश यूटिलिटेरियंस ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया को मॉडर्नाइज़ कर सकता है। तो मेन आइडियाज़ क्या थे यूटिलिटेरियंस के? तो पहला है, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। यूटिलिटेरियंस का ऐसा मानना था कि जो गवर्नमेंट है उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इनका जो मेन आइडिया था वो था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा सी खुशी जो है वो मिलनी चाहिए। इसलिए इन्होंने ये आइडिया प्रपोज़ किया कि गवर्नमेंट को जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। और इन्होंने क्या बोला कि लॉज जो हैं वो लॉजिकल होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। जो लॉज सरकार प्रपोज़ कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, उनका कुछ मतलब होना चाहिए, उनका कुछ बेनिफिट जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। एजुकेशन जो है वो भी एक कंट्री में इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। एक ऐसी एजुकेशन इंप्लीमेंट की जानी चाहिए जो कि नॉलेज को स्प्रेड करे, ना कि जस्ट पेपर पेन पे आप कुछ लिख के आ रहे हो एंड बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉलेज स्प्रेड करे, जिससे लोग कुछ सीखें। उसके बाद क्या आइडियाज़ हैं इनके कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट आइडिया इज़ कि सोसाइटी जो है उसको मॉडर्न होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यूटिलिटेरियन रिफॉर्म्स की। तो पहली क्या एग्जांपल है? इंग्लिश एजुकेशन। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया क्योंकि वो मानते थे कि जो वेस्टर्न नॉलेज है, वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न लैंग्वेज है वो सुपीरियर है और इंडिया की जो लैंग्वेज है, जो इंडियंस हैं वो इन्फीरियर हैं, बैकवर्ड हैं और अनसिविलाइज्ड हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में प्रमोट किया। फॉर एग्जाम्पल, मैक्यूलेज मिनट 1835 सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि जो थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले थे, उनका एक डॉक्यूमेंट था जिसको हम लोग मैक्यूलेज मिनट कहते हैं, जो कि उन्होंने 1835 में प्रपोज़ किया था। इसमें उन्होंने क्या बोला कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए। इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत होगी, पर्शियन होगी, वो मीडियम नहीं होना चाहिए हायर एजुकेशन का। तो उसके बाद है लॉ रिफॉर्म्स। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉज एंड मॉडर्न कोड्स। तो ये चीज़ भी हमने पहले पढ़ी है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया में यूनिफॉर्म लॉज और मॉडर्न कोड्स को इस्टेब्लिश किया। काफ़ी सारे लॉज और काफ़ी सारे एक्ट्स जो हैं वो इंडिया में लाए।
एग्जाम्पल है इसकी इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड वॉज लेटर प्रिपेयर्ड अंडर मैक्यूले। सो इंडियन पीनल कोड क्या है? इंडियन पीनल कोड जो है क्रिमिनल लॉ है। इंडियन पीनल कोड में ये बताया गया है कि मतलब अगर कोई क्राइम कोई पर्सन जो है कमिट करता है तो उस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्राइम्स के बारे में इंडियन पीनल कोड में बात की है और उन क्राइम्स को लेकर क्या पनिशमेंट दी जाएगी इसकी बात की हुई है। ओके, सो ये जो इंडियन पीनल कोड था इसको प्रिपेयर किया था किसने? थॉमस वेबिंगटन मैक्यूले ने। उसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो जो यूटिलिटेरियन रिफॉर्म्स थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा ऑर्गेनाइज और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड बना दिया। फॉर एग्जांपल इंप्रूवमेंट इन सिविल सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेसी। तो हमने देखा था कि धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स एक्ट्स और लॉज ला रहे थे इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर दिया था। जैसे हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो थी वो क्रिएट कर दी गई थी। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट जो थी वो बना दी गई थी। तो धीरे धीरे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इंडिया में सेंट्रलाइज करे जा रही थी। और हमने देखा था कि सिविल सर्विसेज के लिए एक एग्ज़ाम तक जो है वो प्रपोज किया गया था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रही थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूटिलिटेरियन थिंकर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट यूटिलिटेरियन थिंकर हैं जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है कि ये यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर हैं। इन्होंने ही ये प्रिंसिपल दिया है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, जिसके बारे में हमने पहले बात की। ठीक है, ये क्या मानते थे कि हर एक सरकार को ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को बेनिफिट दें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर किसी कंट्री में मान लो 10,000 लोग ही रह रहे हैं और कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि सिर्फ 9,000 पीपल को उस चीज़ का बेनिफिट दे रही है, उस पॉलिसी का बेनिफिट दे रही है, तो जो यूटिलिटेरियन थिंकर्स हैं वो उस पॉलिसी को अच्छा समझेंगे, बेशक वो बाकी के 1,000 लोगों को बेनिफिट नहीं दे पा रही है। क्योंकि जो यूटिलिटेरियन थिंकर्स हैं वो मेजॉरिटी की बेसिस पर बात करते हैं, वो मेजॉरिटी का बेनिफिट देखते हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट यूटिलिटेरियन थिंकर हैं जेम्स मिल। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में। उसके बाद ये ऐसा मानते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है वो बैकवर्ड है। इन्होंने किसको सपोर्ट किया कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में इसलिए आया ताकि वो इंडिया को मॉडर्नाइज़ कर सके। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो स्टेटमेंट दी थी कि वो इसलिए इंडिया में आया है, उसने इसीलिए इंडिया को कॉलोनाइज़ किया है ताकि वो इंडिया को मॉडर्नाइज़ कर सके। अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए जो स्टेटमेंट ब्रिटिशर्स ने दी थी, उस स्टेटमेंट को जेम्स मिल जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जेम्स मिल कभी भी इंडिया नहीं आए, ही नेवर विजिटेड इंडिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा जज किया है। इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन को इन्फीरियर बताया है वेस्टर्न वर्ल्ड से और यूरोप से। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। इन्होंने एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये ऐसा मानते थे कि इंडियंस जो हैं वो धीरे धीरे जो है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कैपेबल हो जाएंगे। मतलब ये भी कुछ हद तक इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में इंडियंस को जो है सिविलाइज़ करने के लिए आया है। और ऐसा माना जाता था ना पहले कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उनका कहना ये था कि इंडियंस जो हैं वो अपने आप को खुद गवर्न नहीं कर सकते, उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वो खुद को जो है गवर्न कर सके, इतने कैपेबल वो नहीं है। तो इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि इंडियंस जो हैं उनको धीरे धीरे अपने आप को गवर्न करना आना चाहिए। अब कुछ क्रिटिसिज्म है यूटिलिटेरियंस का। आपने देखा कि यूटिलिटेरियंस होते क्या हैं, फिर आपने इनके इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में जाना। अब इनका कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि जो ये यूटिलिटेरियंस हैं इन्होंने इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर समझा। ये ऐसा मानते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है देन द इंडियन सिविलाइजेशन। इन्होंने ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई किया। इन्होंने कहा कि एक्सक्यूज़ दिया कि कॉलोनियल रूल हमने इंडिया में इसलिए इस्टेब्लिश किया है ताकि इंडियंस जो है वो सिविलाइज्ड हो सकें, उनको फॉरवर्ड जो है लाया जा सके क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और उनको वेस्टर्न गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस तरह से इन्होंने ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई किया। और जो इन्होंने रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने जो रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ब्रिटिशर्स को ही हुआ। फॉर एग्जांपल जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया तो उससे इंडियन लोगों का तो इतना खास कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, बस इतना ही बेनिफिट हुआ कि लोगों में कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ गई, लोगों में इंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने जो रेलवेज़ इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में वो इस पर्पज़ के लिए की थी ताकि वो जो रॉ मटेरियल है उसको इंडिया से ब्रिटेन लेके जा सके, उनको आसानी हो। उसके
उसके बाद है इग्नोर्ड इंडियन ट्रेडिशंस। तो ये जो यूटिलिटेरियन थिंकर्स हैं, इन्होंने इंडियन ट्रेडिशंस को टोटली इग्नोर कर दिया। इन्होंने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी इंडियन कस्टम्स को, इंडियन लैंग्वेजेस को और इंडिया के नॉलेज सिस्टम्स को। जैसे हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी इंडिया में काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो था काफ़ी एडवांस था, बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की, हमने तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात की, हमने हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस की बात की जैसे कि आर्यभट्टा हो गए। तो इन्होंने हमारी इंडियन कस्टम्स, लैंग्वेजेस और जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इन्होंने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी। उल्टा जो कुछ ईविल प्रैक्टिसेस इंडिया फॉलो करता था, जैसे कि सती प्रथा हो गया एंड विडो को दोबारा शादी ना करने देना, इस तरह की जो ईविल प्रैक्टिसेस थी उनको इन्होंने पॉइंट आउट किया, लेकिन जो इंडिया में अच्छी चीज़ें थी उनको बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं मिशनरीज़ के बारे में। तो मिशनरीज़ कौन थे? मिशनरीज़ क्रिश्चियन रिलीजियस लोग थे जो कि इंडिया में आए क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। तो ये चीज़ हमने जब लास्ट वीडियो में डिफरेंट एक्ट्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में भेजा था क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मानते थे कि क्रिश्चियनिटी जो है वो ट्रू रिलीजन है, सच्चा रिलीजन है, और वो इंडिया में जो रिलीजन्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। सो रिलीजन को प्रीच करने के साथ साथ, रिलीजन को बढ़ावा देने के साथ साथ, रिलीजन को स्प्रेड करने के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने इंडिया में स्कूल्स भी ओपन किए, हॉस्पिटल्स भी ओपन किए और प्रिंटिंग प्रेसेस भी ओपन की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मिशनरीज़ के? पहला ऑब्जेक्टिव है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, सेकंड है कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी। इंडिया के लोगों को जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया के लोग भी जो हैं वो क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन है उसको एक्सेप्ट कर लें। और इन्होंने क्या किया? स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन किए इंडिया में, मेडिकल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की और वेस्टर्न वैल्यूज़ को इंडिया में प्रमोट किया। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे बताई गई हैं मिशनरीज़ की। पहली की एक्टिविटी है एजुकेशन। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं इन्होंने इंडिया में स्कूल्स और कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया। फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर डफ नाम के एक पर्सन हैं, इन्होंने इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ओपन अप किया कैलकटा में। उसके बाद हेल्थ केयर की बात करें तो मिशनरीज़ ने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जो हैं वो भी इंडिया में ओपन किए, जहाँ पे वो फ्री ट्रीटमेंट जो है लोगों को, गरीब लोगों को फ्री ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता था। उसके बाद काफ़ी सारी प्रिंटिंग प्रेसेस भी जो मिशनरीज़ हैं उन्होंने ओपन की। इन्होंने क्या किया? बाइबल को ट्रांसलेट किया इंडियन लैंग्वेजेस में और बुक्स को प्रिंट किया। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश करने का जो पर्पस था मिशनरीज़ का वो ये था कि प्रिंटिंग प्रेस में वो लोग क्या करते थे, जो बाइबल थी जो कि हॉली बुक है क्रिश्चियंस की, तो बाइबल को क्या किया जाता था? इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता था, ताकि इंडियन लोग जो हैं वो बाइबल को पढ़ें, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और फिर धीरे धीरे जो मिशनरीज़ हैं वो इंडियन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। सो प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश करने का ये पर्पस था। फॉर एग्जांपल विलियम कैरे नाम के एक पर्सन है, इन्होंने क्या किया है? बाइबल को काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है। उसके बाद कुछ सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो मिशनरीज़ ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया, जैसे कि वुमेंस एजुकेशन, अपोजिशन टू सती एंड विडो रीमैरिज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट मिशनरी थिंकर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिशनरी थिंकर्स के बारे में बात करते हैं। पहले हैं विलियम कैरे। तो विलियम कैरे का क्या कंट्रीब्यूशन है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस बोला जाता है इंडिया में। इन्होंने सिरमपुर मिशन को एस्टैब्लिश किया। तो बेसिकली सिरमपुर मिशन क्या था? सिरमपुर मिशन एक क्रिश्चियन मिशनरी मूवमेंट थी जो कि 1799 में एस्टैब्लिश की गई एट सिरमपुर बाय 3 बैप्टिस्ट मिशनरीज़। वो 3 बैप्टिस्ट मिशनरीज़ कौन थे? विलियम कैरे, जोशुआ मार्शमैन एंड विलियम वॉर्ड। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सिरमपुर मिशन का? कि ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे इंडिया में। इन्होंने काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस में बाइबल को ट्रांसलेट किया। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, स्कूल्स खोलकर एंड कॉलेजेस खोलकर। इन्होंने बुक्स को प्रिंट किया, डिक्शनरीज़ को प्रिंट किया और ग्रामर्स को जो है ट्रांसलेट किया इंडियन लैंग्वेजेस में यूजिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। ओके, सो दिस वाज द सिरमपुर मिशन। और एक सिरमपुर कॉलेज जो है वो भी कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया गया था। और क्या किया विलियम कैरे ने? एजुकेशन को और प्रिंटिंग को प्रमोट किया। उसके बाद इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस में। ये तो मैं आपको भी बता ही चुकी हूँ। उसके बाद बात करते हैं अलेक्जेंडर डफ के बारे में। अलेक्जेंडर डफ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ये एक स्कॉटिश मिशनरी थे। इन्होंने क्या किया है? इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया है और काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैलकाटा में एस्टैब्लिश किए हैं। उसके बाद बात करते हैं चार्ल्स ग्रांट की। इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं मिशनरी वर्क के। ये जो मिशनरी वर्क चल रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज़ का काम चल रहा था इंडिया में, इसको ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया? इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। इन्होंने जो चार्टर एक्ट था 1813 का, जिसने मिशनरीज़ को अलो किया था इंडिया में कि वो इंडिया में आएँ, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करें और यहाँ आके काम करें, इस एक्ट को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। अब ये जो मिशनरीज़ हैं इनके कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हम लोग देख लेते हैं कि मिशनरीज़ ने जो भी इंडिया में काम किया तो उस चीज़ से अच्छी चीज़ क्या हुई। तो मिशनरीज़ ने जो भी काम किया इंडिया में, तो इससे अच्छी चीज़ ये हुई कि एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, एजुकेशन काफ़ी एक्सपैंड हुई इंडिया में।
और जो वुमेन की एजुकेशन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज़। इन्होंने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वगैरह इस्टेब्लिश किए जहाँ पे ये पुअर पीपल को फ्री में जो है ट्रीटमेंट देते थे। और एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो लिटरेसी थी इंडिया में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इन्होंने क्या किया, कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी इनकरेज किए इंडिया में, जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म करना और दोबारा से जो विधवा औरतें हैं वो दोबारा से शादी कर सकती हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने एक्ट लाया, विडो रीमैरिज एक्ट। तो इस तरह के सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने इंडिया में एनकरेज किए और वुमेन एजुकेशन की तरफ खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन अभी कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं मिशनरीज़ के। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है, रिलीजियस कन्वर्जन। इनका मेन एम क्या था, डिस्पाइट कि इन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उसके अलावा इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि ये इंडिया के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। हिंदू लोगों को या मुस्लिम लोगों को, जितने भी लोग इंडिया में रहते थे, जो भी उनका रिलीजन था, उन सब लोगों को ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, क्योंकि ये मानते थे कि क्रिश्चियनिटी जो है ये सुपीरियर रिलीजन है। और ये लोग जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने भी ऑब्वियसली इंडिया में आए थे, क्योंकि ये कल्चरली जो है इंडिया को डोमिनेट करना चाहते थे। उसके बाद क्या क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने इंडियन रिलीजन्स को जो है काफ़ी डिसरिस्पेक्ट किया। काफ़ी सारी मिशनरीज़ ने इंडियन रिलीजन्स को क्या बोला है कि ये बैकवर्ड हैं और सुपरस्टिशियस हैं, यानी कि अंधविश्वासी रिलीजन है इंडिया के, ऐसा बोल के इन्होंने इंडियन रिलीजन्स को डिसरिस्पेक्ट किया। उसके बाद क्या क्रिटिसिज्म है मिशनरीज़ का कि इन्होंने कॉलोनियल रूल को सपोर्ट किया। मिशनरीज़ ने जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है और जो ब्रिटिशर्स का दबदबा है इंडिया में उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, इसीलिए की क्योंकि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंडिया में भेजा था। इन्होंने इस आइडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कौन से आइडिया को, सिविलाइजिंग मिशन के आइडिया को, कि इंडिया को इसलिए कॉलोनाइज़ किया है ब्रिटेन ने ताकि वो इंडिया को सिविलाइज़ कर सके। उसके बाद है कल्चरल इम्पीरियलिज्म। तो कल्चरल इम्पीरियलिज्म क्या है कि इसमें इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं उनको वेस्टर्न वैल्यूज़ से रिप्लेस करने की कोशिश जो है वो की गई। अपने कल्चर को डोमिनेट करने की कोशिश की गई बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज़ एंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।